नमस्कार दोस्तों, न्यूज 18 इंडिया के लाइव पेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। 2022 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में काफी नजदीक है। केवल 4 ही महीने बचे हैं और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और साफ तौर पर यहाँ पर बीजेपी की रणनीति भी अब धीरे धीरे खुलकर सामने आने लगी है। जहाँ पर आपको बता दें कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है उत्तर प्रदेश में और ऐसे में कई ऐसे चेहरे हैं जिनको जगह मिलने वाली है। आधे दर्जन से भी ज्यादा ऐसे नए चेहरे हैं जिनको आज योगी कैबिनेट में जगह मिलने वाली है, जिसमें बीजेपी में शामिल हुए जितिन प्रसाद सहित 7 मंत्रियों को आज शपथ दिलाई जाएगी। और जितिन के अलावा मंत्री पद की शपथ लेने वालों में जो नाम शामिल हैं वो एक बार आपको बता दूं, पलटू राम, संजय गौड़, संगीता बलवंत बिंद, दिनेश खटेक, धर्मवीर प्रजापति और छत्रपाल गंगवार शामिल हो सकते हैं। यानी कि 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक है, केवल 4 महीने बचे हैं और ऐसे में तमाम तैयारियां की जा रही हैं। और ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर चुनाव से ठीक पहले इस मंत्रिमंडल विस्तार की क्या मायने हैं, और इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका ताल्लुक करा दूं। आलोक अवस्थी जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश प्रकाश जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। फखरुल हसन चांद साहब समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं और मेरे सहयोगी नीरज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत पहले नीरज से ही करेंगे। नीरज, आखिर नए मंत्रिमंडल का चेहरा अब कैसा होने वाला है? कौन से नए चेहरों पर अब मुहर लग गई है? बहुत कम शब्दों में लेकिन विस्तार से बताइए। देखिए, चेहरे की अगर बात करें तो बहुत ही संजोग है कि एक तरफ पंजाब में मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है चरणजीत सिंह चन्नी के मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो दूसरी तरफ यहाँ भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रियों को बदल रही है। जिन नामों का आपने जिक्र किया, जो खबरें अब तक आई हैं, उसमें पलटू राम सोनकर दलित समुदाय से हैं, संगीता बलवंत भिंड एमबीसी समुदाय से है, संजय गौड़ एसटी समुदाय से है, छत्रपाल गंगवार ओबीसी समुदाय से है, दिनेश खटीक अनुसूचित जाति समुदाय से हैं, धर्मवीर प्रजापति ओबीसी समुदाय से हैं, और एक पहले कांग्रेस का नाम और अब बीजेपी का नाम ब्राह्मण चेहरा जितिन प्रसाद जो है वो इस 7 लोगों की सूची में शामिल है। और संजोग ही कहा जाएगा कि पंजाब में भी जो पहली सूची आई थी हम तक, उसमें 7 नए चेहरे शामिल हैं और योगी मंत्रिमंडल का आज जो उत्तर प्रदेश में विस्तार होने जा रहा है उसमें 7 चेहरे शामिल है। शिवानी, सबसे महत्वपूर्ण बात, दोनों उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और चेहरे से ज्यादा बहुत हद तक अहमियत इन 7 नामों में ये देखने की है कि इनका सामाजिक आधार क्या है। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण नाराज है, तो इसलिए जितिन प्रसाद को लाया गया है। ओबीसी और एससी समुदाय पे खास नजर है क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में जातिगत आधार का बहुत मायने रहता है। एक तरफ अखिलेश यादव है तो दूसरी तरफ मायावती है, तो उन दोनों की काट के लिए इस तरह का मंत्रिमंडल विस्तार किया गया है जिसमें सामाजिक आधार को जगह दी गई। यहाँ पर ध्यान दिया गया है, लेकिन अब क्योंकि ये मंत्रिमंडल विस्तार बीजेपी की ओर से हो रहा है, योगी मंत्रिमंडल में विस्तार हो रहा है, 6 से ज्यादा ऐसे नए मंत्री हैं जो शामिल होंगे, तो यहाँ पर हम आलोक अवस्थी जी से ही जान लेते हैं। आलोक जी, आखिर ठीक चुनाव से पहले 4 महीने केवल बचे हैं विधानसभा चुनाव होने में और ऐसे में ये मंत्रिमंडल विस्तार होता है, इसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक निरंतर जनता के बीच में रहने वाली पार्टी है जिसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व है और ये सरकार कॉन्टिन्यूशन में चल रही है। ऐसा नहीं है कि कोई बीच में परिवर्तन कर दिया गया हो। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हमारे हैं और उनके नेतृत्व में चुनाव में हम करने जा रहे हैं। समय समय पर कार्यकर्ताओं की भूमिका बदलती रहती है। जैसे मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ तो मेरे को मीडिया का काम दिया गया, मैं काम कर रहा हूँ। उसी तरह से अन्य समाज के लोग भी जो है जिनको पार्टी जिस समय समझती है तो उनको नया काम देती है। तो इस समय हमारे कुछ कार्यकर्ताओं को जो है मंत्रिमंडल में लिया जा रहा है। मुझे लगता है इसको उसी रूप में देखना चाहिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो सिद्धांत है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, अब जो है हमारे सर्व समाज का जो समावेशी जो एक चित्र है वो आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। हमने एक बीमारू प्रदेश से निकाल करके उत्तर प्रदेश को एक दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उत्तर देश में बनाया है। हमसे ऊपर खाली महाराष्ट्र, आज हम सबसे बड़ी दूसरी अर्थव्यवस्था है। जब हमने सत्ता हमको मिली थी उस समय एक दंगाग्रस्त प्रदेश था,
एक अपराध से ग्रस्त प्रदेश था हमारा, और एक यहाँ का व्यापारी और बड़े बिजनेसमैन और उद्योग भाग रहे थे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सुरक्षा का अभाव था। योगी आदित्यनाथ जी ने आकर के जो भरोसा कायम किया है उत्तर प्रदेश के अंदर, एक भी दंगा नहीं होने दिया, जो दंगा करने का प्रयास करके संपत्तियों को तोड़ करके जो है। 4 ही महीने केवल बचे हैं और आज ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार होता है। अब आपने कहा कि योगी जी पर भरोसा कायम है, लेकिन ये भरोसा 2022 में कितना कायम रहने वाला है, जनता का कितना आशीर्वाद उनके ऊपर होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक स्टार्टिंग कमेंट सबसे ले लेते हैं। यहाँ पर सुरेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, इस मंत्रिमंडल विस्तार को ठीक चुनाव से पहले आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह से देखती है कांग्रेस पार्टी? सुरेंद्र जी, आपका ऑडियो शायद म्यूट है, आपका ऑडियो सुनाई नहीं दे रहा है, आवाज आप। हाँ अभी बोलिए। जी Am I audible? बिल्कुल सुरेंद्र जी, आप बात रखिए अपनी। जी शिवानी, जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं उसी तरीके से हम भी देख रहे हैं। जनता अपने आप को छला और ठगा महसूस कर रही है, और ये विस्तार जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, विधानसभा के सदस्य और विधान परिषद के सदस्यों को और दिल्ली और लखनऊ के सामंजस्य को और असंतोष को दूर करने के लिए एक मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है। इससे आम जनता का कोई मतलब नहीं है। आम जनता के ऊपर कहीं न कहीं ये लोग बोझ डाल रहे हैं। आदरणीय आलोक अवस्थी जी से एक ही चीज पूछ लीजिए ना कि आखिरी 4 महीने में ये नए मंत्री करेंगे तो करेंगे क्या? इन्हें तो अपने विभाग का जगह भी नहीं मालूम होगी, अपने विभाग का सचिव भी नहीं मालूम होगा। और जिन लोगों को ये लोग मंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, उन लोगों को मंत्री बना करके आखिरी 4 महीने में क्या करेंगे? अपडेट देना चाह रहे हैं सुरेंद्र जी अपडेट दे रहे हैं। नीरज बोलिए। सुरेंद्र जी ने जो ये अभी कहा, आप बात रखिए। आलोक जी आपके पास आ नीरज। सुरेंद्र जी, आपने एक बहुत अच्छी बात रखी कि अगर 5 से 6 महीने का वक्त बाकी है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो नए चेहरे को लाने की जरूरत क्या है। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मूला या योगी आदित्यनाथ का फॉर्मूला जो है, वो फॉर्मूला तो आपने भी लागू कर दिया पंजाब में। अभी वहां शपथ ग्रहण समारोह चल रहा होगा या होने वाला होगा, तो ये आप पे भी लागू होता है सर। सुरेंद्र जी, आलोक जी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन पहले एक बार फखरुल साहब से भी जान लेते हैं उनका क्या कहना है इस मंत्रिमंडल विस्तार पर। फखरुल साहब, देखिए, आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। आज शाम के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो अंदरूनी झगड़ा है वो आपको कल से सतह पर नजर आएगा। जो लोग दिल्ली से लखनऊ भेजे गए थे उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। आदरणीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जो ब्राह्मण चेहरा थे और समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो सड़कों पर संघर्ष करते थे, उनको किनारे लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें बता रहे थे। इनसे पूछिए कि उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय वो क्यों कम हो गई। एनसीबीआरसी जो इनके क्राइम के आंकड़े हैं वो क्यों बढ़ गए हैं। अगर इन्हीं ने विकास किया है, जो जनता को कोरोना काल में क्यों जनता से जो योगी जी ने वादा किया था कि जिनको इलाज सरकारी हॉस्पिटल में नहीं मिलेगा उनका प्राइवेट का खर्च योगी जी की सरकार उठाएगी। मुझे एक पेशेंट बताइए उत्तर प्रदेश में जिसका खर्चा उत्तर प्रदेश की सरकार ने उठाया हो। उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से फेल है। मंत्रिमंडल के विस्तार से भारतीय जनता पार्टी का कोई भला होने नहीं जा रहा है। आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 2022 में सरकार बनेगी। जनता परिवर्तन चाहती है, जनता परिवर्तन चाहती है आलोक जी। और जी बिल्कुल, और इस सवाल का भी जवाब दीजिएगा क्योंकि 70 से 80 दिन का ही लगभग समय बाकी है, 4 महीने बाकी हैं। तो ऐसे में आचार संहिता जब लागू हो जाएगी तो विकास कार्य तो हो नहीं पाएंगे। तो क्या जो अब मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, जो नए चेहरे हैं, इनको क्या केवल चुनाव प्रचार की ही जिम्मेदारी दी जाएगी? आलोक जी आप जवाब दीजिए। शिवानी जी, मैं दोनों बातों का देता हूँ। सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा था कि जो है ये पैसे की बर्बादी हो रही है और मंत्रिमंडल का विस्तार फालतू में किया जा रहा है। नीरज जी ने बात जोड़ दी जो मैं कहना चाह रहा था कि पंजाब में आपने तो पूरी सरकार बदल दी है, वहां तो मुख्यमंत्री शपथ लिया है, बाकी आज मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। और मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ साथ वहां पर जो है आपस में लड़ाई भी शुरू हो गई है कि किसको बनाया जा रहा है, किसको नहीं बनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है यहाँ पर जिस कार्यकर्ता को जो भी सब काम दिया जाता है वो काम करता है, चाहे वो मंत्री के रूप में करना हो, चाहे उसको संगठन के रूप में करना हो, या उसको किसी और संवैधानिक पोस्ट पर जाना हो। और साथ साथ समाजवादी पार्टी के जो नेता प्रवक्ता यहाँ जो बैठे हैं, थोड़ा सा उनको पढ़ लिख करके आना चाहिए। उन्होंने 2 प्रश्न उठाए हैं सरकार के ऊपर कि एक तो यहाँ पे आय गिर गई है
दूसरा उन्होंने कहा है कि एनसीआरबी में आंकड़े बढ़ गए हैं। मैं अपने मित्र को बताना चाहता हूं कि आय जो है 2016 में अखिलेश सरकार का जो आखिरी बजट था वो 2,20,000 करोड़ रुपए का था। आज जो है वो बजट बढ़ करके 5,57,000 करोड़ रुपए का हो गया है। अरे सुनिए ये कौन सा तरीका है बात करने का? अभी आपने प्रश्न पूछे ना, जो जीडीपी प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार में 10 लाख करोड़ रुपए के आसपास की थी, वो आज बढ़कर के 22 लाख करोड़ रुपए की हो गई। तो आय बढ़ी है तो जीडीपी कैसे दुगने से ज्यादा हो गई है? ये एक बहुत बड़ा आपको सवाल खड़ा करता है। और आपने एनसीआरबी की आपने बात करी है, एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से उत्तर प्रदेश में अपराध में देश में 26वें स्थान पर है, हमसे ऊपर 25 लोग हैं। आप संख्या के आधार पर कैलकुलेट मत करिए, 24 करोड़ जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में। एनसीआरबी के आपने, लेकिन जो कदम आज चला है बीजेपी ने यहाँ पर विस्तार करके 6 से ज्यादा नए चेहरे यहाँ मंत्रिमंडल में शामिल होंगे विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, क्या इसे आप बीजेपी की मास्टर स्ट्रोक की तरह देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जातीय समीकरण बिछाने की पूरी कोशिश की गई है, जो पिछड़े वर्ग हैं उन पर खासा ध्यान दिया गया है। किस तरीके से देखते हैं आप, कितनी चुनौती है ये समाजवादी पार्टी के लिए? देखिए समाजवादी पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि जनता समाजवादी पार्टी के साथ है। ये अगर ब्राह्मण चेहरे के रूप में जितिन प्रसाद जी को लेके आते हैं तो हम पूछना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो दूसरे ब्राह्मण हैं, जिनको जो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी में, वो कहाँ हैं? उनको क्यों आपने किनारे कर दिया? ये जो लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने शिकायत करने गए थे या लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने क्या कोई बयान दिया है ऐसा जो ऐसी आप बात कर रहे हैं? हर पार्टी को तय करने का अधिकार होता है किसको क्या काम करना है। तो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव से कहें को इस्तीफा दे करके दूसरे को बना दे, आपको अध्यक्ष बना दे, किसी ब्राह्मण को अध्यक्ष बना दे, तो मैं मान लूंगी कि कुंडे की पार्टी है, खानदान की जो पार्टी है, उसने जो समाज का पीड़ा उठा रखा है। कृपया अपने गिरबान में झांकिए, गुंडों की पार्टी रही है, गुंडागर्दी करती रही है और गुंडों की वजह से यादव का पलायन हुआ था। हमारी सरकार ने गुंडों को सही किया है, 150 से अधिक अपराधियों को जो है रोक करके जो ऊपर पहुंचाया है, 12,000 के इनाम जेल के अंदर है, 1,900 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करी हमने गुंडों की। और गुंडागर्दी के आपके आइकॉन हो सकते हैं अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी, चलिए आप उनके पीछे चुप कर खड़े होइए। आपके पास जो शिक्षा का अधिकार दिए क्या सरकार में अगर हिम्मत है, चुनौती देता हूँ योगी जी को कि 20 गुंडों की जो टॉप 20 के माफिया हैं उत्तर प्रदेश में लिस्ट जारी करा दीजिए। सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के गुंडे मार दिए गए हैं, पुलिस के द्वारा इनका सफाया हो चुका है। 12,000 से अधिक इनामी अपराधी जेल के अंदर है। आप नहीं है, पढ़ लिख करके आया करिए। समाजवादी पार्टी को आप नेशनल लेवल पे आप कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, आपको धेरा भर की जो है जानकारी नहीं है। आप प्रवचन मत दीजिए, आप प्रवचन मत दीजिए। और आप हैरानी होती है, आप एनसीआरबी के आंकड़े की बात कर रहे हैं, मैंने रख दिया आपके सामने, आपकी बोलती बंद हो गई है। 24 करोड़ की आबादी का जो प्रदेश है उसकी संख्या परसेंटेज में आएंगे तो फर्क पड़ेगा। 24% वो आंकड़े केंद्र की सरकार ने जारी किए हैं, प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े समाजवादी पार्टी ने जारी नहीं किए हैं। आप जाके पता करके जो प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े हैं वो पूरे देश में पूरे विश्व में कम हुए हैं। कोरोना की वजह से पूरे देश में कम हुए, लेकिन हमने अर्थव्यवस्था को दुगने से अधिक कर दिया है। 10 लाख करोड़ की जो अर्थव्यवस्था की जीडीपी थी उत्तर प्रदेश की, उसको बढ़ा के 22 लाख करोड़ के ऊपर ले गए हैं। ये आपको कहाँ दिखाई पड़ रहा है? अंधे हो गए? आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है। आप अपनी भाषा को ध्यान रखिए, अंधे आप हो गए हैं। आपके गुंडे आप ये गुंडे आपकी जो है गुंडागर्दी करने वाली पार्टी है। अतीक अहमद आपके नेता है, मुख्तार अंसारी के पीछे छुपना चाहते हैं, विजय मिश्रा आपके रोल मॉडल है। आपको भारतीय जनता पार्टी में आप नाम लीजिए ना, आप में हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी में कितने गुंडे हैं? शिवानी जी लगातार बोल रहे हैं, जो भी आए समाजवादी पार्टी से, पता नहीं प्रवक्ता है कि नहीं है, लेकिन जो है बराबर बोलते चले जा रहे हैं। इनसे इनको अगर पक्ष रखना है तो अपनी बारी में रखें। अपनी बात रखना चाह रहे हैं सुरेंद्र जी, अब आप बोलिए, फिर मैं सतीश प्रकाश जी के पास जाऊंगी। कैन आई मेक माय पॉइंट, क्योंकि मेरा कनेक्शन कट गया था। बिल्कुल सुरेंद्र जी, अपना पॉइंट आप रखिए। 2-3 बातें बड़ी स्पष्ट हैं जी, इधर उधर की बात क्यों करना कि गुंडा है कौन है। आज की डेट में तो वर्तमान समय में आप मुझे बता दीजिए ना कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, और वो ये बताएं कि अगले इन 4 महीनों में वो मंत्री बना करके करेंगे तो करेंगे क्या? क्या उनके पास रोड मैप है? 70 लाख रोजगार दे पाएंगे क्या?
महिलाओं को सुरक्षा दे पाएंगे क्या? किसानों के आज मुंह में ऊंट के मुंह में जीरा दिया है। मात्र 25 रुपए पर क्विंटल पिछले 4 साल में बढ़ाया है। इस पाप के भी भागी और श्राप के भागी अगर कोई होगा तो योगी जी का मंत्रिमंडल होगा। आप मुझे बताइए, 4 साल में गन्ने का दाम 5 रुपए क्विंटल, और जबकि डीजल इन्होंने 8 रुपए का 100 रुपए कर दिया, और क्या नाम जो है डीएपी और यूरिया डबल कर दिया। आपके बीच में आलोक जी प्लीज मत बोलिए। आप किसानों के मामले को उठाने नहीं देना चाहते, और किसानों के मामला अगर आप नहीं उठाएंगे तो आप स्वयं भी पाप। पंजाब में आप सुरेंद्र जी क्या कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, पंजाब की सरकार आपकी क्या कर रही है? किसानों को जेल में भेज रही है। आप क्या कॉन्ट्रैक्ट टूटने पे किसान को जेल में भेजा जाता है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सबसे पहले आपने नेस्ले के साथ करी है, और उसके बाद आपने पेप्सी के साथ करी है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ आप अनुबंध करते हैं, और किसान जब फसल नहीं दे पाता तो उसको जेल में भेजने का कानून है आपके पास। और आप सरकार पंजाब में बनाई गई है, आखिर वो बनाई गई है तो क्यों बनाई गई है, इसका भी जवाब दे दीजिए। क्यों आपके मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि जो है मैं इसका जवाब दूंगा? आपके तो इतना संतोष है कि मुख्यमंत्री को हटाने पर मुख्यमंत्री जो है आपको धमका रहा है, स्मूथ ट्रांजेक्शन तक नहीं है आपके यहाँ। तो मंत्री आप चुनाव से पहले क्यों बदली नहीं सरकार आपकी? इसका जवाब दे दीजिए आप करने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ अपने भ्रष्ट और बेईमान लोगों को शामिल करके उनके भ्रष्टाचार को छुपाना चाहते हैं। उनके लोगों कौन बेईमान है? सुरेंद्र जी नाम लीजिए आप। बेईमान किसको कह रहे हैं? राहुल गांधी को बेईमान कह रहे हैं क्या, या श्रीमती सोनिया गांधी को बेईमान कह रहे हैं, जो 5,000 करोड़ रुपए के उस पे जो मुचलके पर रिहा है, जमानत पर रिहा है 5,000 करोड़ रुपए घोटाले पे? बेईमान किसको कह रहे हैं आप? श्रीमान राहुल गांधी जी को कह रहे हैं, या श्रीमती प्रियंका वाड्रा को कह रहे हैं? तीनों पूरा परिवार आपका उनका जो है आपको पता परिवार जमानत पर रिहा है, आपको पता है ना? मिलौट करके वहां पे कोर्ट में जाकर के हाथ बांध के खड़ा होना पड़ता है। याद आती है आपको महाराष्ट्र की याद आती है, आपको बस याद नहीं आती तो उत्तर प्रदेश के बच्चों की याद नहीं। अरे मैं तो आपके नेता की बात कर रहा हूँ सुरेंद्र राजपूत जी। उत्तर प्रदेश के सांसद से क्यों हार के चले गए यहाँ से? उसके बाद शक्ल नहीं दिखाई उन्होंने यहाँ पे उत्तर प्रदेश में। वो बेईमान थे कि नहीं थे बताइए? जमानत पर रिहा है कि नहीं रिहा है बताइए? मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बता दीजिए, मुझे शिवानी जी करेक्ट कर देंगी। राहुल गांधी जमानत पर रिहा है कि नहीं? बेईमानी की है कि नहीं करी है? 5,000 करोड़ रुपए का घोटाले में बेईमानी करी है कि नहीं करी है? कोर्ट से जमानत पर रिहा है कि नहीं रिहा है बता दीजिए? राहुल गांधी रिहा है कि नहीं रिहा है बताइए? जमानत पर लिया है उन्होंने। डॉक्टर सतीश प्रकाश भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर सतीश जी, आप किस तरीके से देखते हैं? आप क्योंकि 4 महीने केवल बचे हैं, 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, ऐसे में ये जो आज मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है योगी कैबिनेट का, किस तरीके से देखते हैं आप राजनीतिक विश्लेषक होने के तौर पर? नहीं देखिए, 4 महीने नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि महामारी का दौर है और बीजेपी महामारी के दौर में मार्च में इलेक्शन सरकार बदलेगी तो अगले 2 महीने में उत्तर प्रदेश में संभावित चुनाव होंगे। लेकिन आलोक जी एक बात का जवाब दीजिए, पिछले 4.5 साल से हम आपको रोज समझाते रहे कि ये किसान है, ये आप इनके गन्ने का आप किसान कुछ पैसे बढ़ाइए। 4.5 साल में पूरी बीजेपी ने पूरे कार्यकाल में 1 रुपया भी गन्ने का नहीं बढ़ाया। आज आप 25 रुपए बढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं 5 रुपये आप प्रति वर्ष के हिसाब से भी निकालें तो ये गन्ना किसानों की स्थिति है। देखिए, जनता जब ये मान चुकी है कि जनता सरकार बदलेगी, लेकिन बीजेपी ये बड़ी चालाकी के साथ ये कहीं ना कहीं जनता सरकार ना बदल दे, इसलिए खुद सरकार पेश करना चाहते हैं। अरे सुनिए सतीश जी, नहीं आलोक जी मेरी बात चीनी मिले 21 चीनी मिले 21 चीनी मिले, एक को नहीं 21 चीनी मिले आज बेच करके खा रहे हैं। 21 चीनी मिले, और उन चीनी मिलों के जवाबदेही कौन देगा? उस समय गन्ना किसान की याद आपको नहीं आई थी जब 21 चीनी मिले आपने बेच दी थी, कौड़ियों के दाम में बेच दी थी, उससे 600 रुपये किसके पास गया? वो 21 चीनी मिले क्यों बेची आपने? उसमें गरीब किसान को अपना नहीं दे पाया गन्ना, जिन्होंने गन्ना उपजाया था वो जो चीनी मिले गन्ना खरीदती थी उनके तो घर मिल गए, वो तो बर्बाद हो गए। वो चीनी मिले बेचने वाले आज यहाँ पे गन्ने पर ध्यान दे रहे हैं, जिन्होंने रेलवे बेच दी, जिन्होंने प्लेटफॉर्म बेच दिए, वो आज ज्ञान दे रहे बेचने पे। बिल्कुल भी जनता के अंदर कहीं ना कहीं तराई मच रही है। अरे 21 चीनी मिले बेच के खा गए, 21 चीनी मिले बेच के खा गए बस्ता की सरकार। जो आप किसान के पैसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, किसान दुश्मन है।
उत्तर प्रदेश में उखाड़ फेंकेगी आपको। भाजपा ने इस प्रोग्राम को भिंडी बाजार बना दिया, चूंकि भारतीय जनता पार्टी जवाब देने की स्थिति में नहीं है। अरे आप सवाल पूछने की स्थिति में नहीं है सुरेंद्र राजपूत जी। आपका नेता राहुल गांधी जी तो अमेठी से हार करके चले गए, दोबारा झांकने नहीं आए। श्रीमती प्रियंका वाड्रा को हमने वो प्रभारी बना रखा है, वो 2-2 साल गायब रहती है, कोरोना में नहीं दिखाई पड़ी है। आप कह रहे थे जवाब हम देंगे। अरे हमारे जवाब जनता दे रही है, बराबर चुनावों में हमको वोट दे रही है और 2/3 लोगों से वोट दे रही है। जनता का जवाब सबसे बड़ा जो जवाब होता है। ये हुआ कि आप गन्ने के किसान का दाम बढ़ाना नहीं चाहते। हमने गन्ने का किसान का दाम बढ़ाया, गन्ने के किसानों का भुगतान किया, 1,44,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है, जो आज तक कभी किसी पार्टी ने नहीं किया है। 4 साल के अंदर हमने किया है। समाजवादी पार्टी सरकार की 97,000 करोड़ का भुगतान खाली हुआ था, वो भी 5 साल में हुआ था। इसलिए झूठ बोलना बंद करिए, मिथ्या रोना बंद करिए, अपने नेताओं को और सड़क पर आइए तो मालूम पड़ेगा आपकी बात पूछेंगे। पार्टी वाले सच बोलते हैं, बाकी सब झूठ बोल रहे हैं। एक भारतीय जनता पार्टी सच बोल रही है यहाँ बैठ के, देश बेच के। ये कौन बोल रहा है? इसको तो मालूम ही नहीं है कि क्या आंकड़े होते हैं। एनसीआरबी का आंकड़ा कहाँ उठा के लेकर के आया है और क्या है कि नहीं है। अरे कुछ पढ़ लिख कर क्या हो समाजवादी पार्टी के नेता, कुछ तो अपनी पार्टी की इज्जत रखो, या वही गुंडों वाली पार्टी वाली बात करते रहोगे यहाँ पर भी। कम से कम कुछ तो पढ़ लिख कर आया करो। पार्टी के पास ही है आप एनसीआरबी का गलत आंकड़ा आप रख रहे हैं। आपको क्या तमीज है? आपको पता भी है क्या आंकड़े होते हैं? आपको फुल फॉर्म भी पता है इसकी? सिर्फ बैठे हुए यहाँ पे आपको पढ़ लिख के आए भाई। ये किसको पकड़ के ले आए? शिवानी जी कौन आ गया समाजवादी पार्टी से आज यहाँ पे? ये आज कौन बैठा लिया आपने सबके बीच में पूरा भारतीय जनता पार्टी का? कौन बैठा है भारतीय जनता पार्टी जी? ये बहुत गलत बात है। इस तरह के लोग आप बुला करके अपनी डिबेट का करा रहे हैं। आप एक नेशनल चैनल है, तक नहीं है अपनी पार्टी का, और उसके बाद आपने आप हटा करके जो है ये ज्ञान दे रहा है। ये आपको सबको ज्ञान, मेरा तो काम ही है, मैं ज्ञान ही देता हूँ आलोक जी, ज्ञान सबको देता हूँ, आप भी ज्ञान लीजिए। अरे अपराधियों की पार्टी से जवाब नहीं चाहिए हमको। आपके अपराधी रोड मॉडल जेल के अंदर है, जाइए भलाई करिए। देखिए आजम खान आप याद कर रहे हैं, आजम खान याद कर रहे हैं, आजम खान जमीन पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, इतने मुकदमे याद कर रहे हैं आपको। जाइए जेल में भेज चाहिए उनसे, मस्जिद करके जाके जेल में आपके सांसद रहे हैं। जाइए आलोक जी आलोक जी आलोक जी आलोक जी और समाजवादी मछली बाजार बनाना है। सुरेंद्र जी आप अभी शिवानी जी आप लोग से बात करना चाह रही हैं, कुछ सवाल करना चाह रही हैं, उनके सवालों को सुन ले। यहाँ पर फकरुल साहब बोल रहे थे। फकरुल साहब, अब आपको क्या लगता है कि ये जो बदलाव अब होने वाला है, मंडल विस्तार जो आज होने वाला है, मंत्रिमंडल विस्तार, उसको जीत वाला विस्तार क्या माना जाए बीजेपी का, और इसके आगे समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति है? फिर मैं सुरेंद्र जी के पास आऊंगी, कोई ना बोलिए, अपनी बात। देखिए समाजवादी पार्टी अपने विकास के एजेंडे में चुनाव लड़ने जाएगी। हम किसान की बात करेंगे, नौजवान की बात करेंगे, जनता जो महंगाई से परेशान है हम उसकी बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी आज मुद्दों की राजनीति नहीं करना चाहती। ये मंत्रिमंडल विस्तार की बात करेंगे। ये आपसे अगर इनसे पूछो कि आपकी पार्टी में बताइए कि टॉप माफिया जो टॉप 20 माफिया है उत्तर प्रदेश में, उनकी लिस्ट जारी कर दो भाई। बड़े आपको गुंडाई और माफिया की बात करते हो, ये लिस्ट जारी नहीं करेंगे। हम लोग तो चुनौती देते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि ये गुंडई बात करते हैं, अपराधियों की बात करते हैं, ये लिस्ट जारी करते। मैं 20 माफियाओं की लिस्ट बताता हूँ उत्तर प्रदेश में जारी करते। सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी में नहीं मिल रहा है। क्या बोल रही है फकरुल साहब? सुरेंद्र जी के पास भी जाते हैं। सुरेंद्र जी, यहाँ पर जितिन प्रसाद जी को कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है, और जब वो कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे थे तो उन्होंने एक बात रखी थी और कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा था। बोला था कि वहां पर अपने ही लोगों के हितों की बात नहीं रखी जाती है, और आज उनको योगी कैबिनेट में मौका मिल रहा है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप सुरेंद्र जी? कोई बड़ा पुराना सा शेर था, शिवानी कहते हैं ना, जो पहले दिल से और फिर नजर से उतर गया फिर क्या फर्क पड़ता है वो किधर गया। आज की डेट में हम जितिन जी को शुभकामनाएं देंगे, मंत्री बने भाई। हमारे यहाँ राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, यहाँ केंद्रीय छोड़िए राज्य के स्तर में एक छोटे से मंत्री बन करके अगर वो प्रसन्न है तो ईश्वर उनको प्रसन्न रखे, हम तो इतना ही कह सकते हैं। वहां पर भी अच्छा काम करें। अब हमारी पार्टी में नहीं है, अब तो आलोक अवस्थी जी को जवाब देना होगा और इनकी पार्टी को जवाब देना होगा कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है, और आलोक अवस्थी जी को यह भी जवाब देना होगा जो ब्राह्मण चेतना यात्रा उन्होंने आलोक अवस्थी जी की पार्टी के खिलाफ निकाली थी, उसका इनके पास क्या जवाब है। जो योगी जी के खिलाफ उन्होंने विश्वमन किया था
उसका जवाब इनके पास क्या है? इनको यहाँ सारी पर चीजों का आलोक जी जवाब जवाब देना शिवानी होगा जी, कि 500 से ज्यादा शिवानी जी, परिवारों की हत्या का आरोप हाँ मैं जवाब देना चाहता हूँ शिवानी जी। आज उन्हीं मैं मंत्रिमंडल में वो मंत्री बनेंगे, जवाब तो देने उसका दीजिए। मैं जवाब क्या शिवानी जी जवाब देंगे? दे दूं, मुझे अवसर दीजिए जब मैं जवाब देना चाहता हूँ। देखिए जी, इनसे पूछिए कि इन्होंने जो है क्या कहते हैं, इन्होंने आरोप लगाए अपने सांसद, अरे आपके नेता का मोह खत्म हो गया है राहुल गांधी के। राहुल गांधी के अंदर लीडरशिप खत्म हो चुकी है, उनको छोड़ के नेता जा रहे हैं। क्यों ज्योतिरादित्य सिंधिया आपको छोड़ करके चले गए? क्यों जितेंद्र प्रसाद छोड़ के चले गए? क्यों सचिन पायलट आपको छोड़ के जाने वाले थे, पता नहीं कैसे आपने उनको रोका किसी तरीके से। तो आपको फिर सवाल आपके नेतृत्व में खड़ा होता है। दूसरा आपने ये कहा कि जो है हमने आपकी पार्टी से ले लिया। आपने पंजाब में अपना अध्यक्ष किसको बनाया है? वो किस पार्टी से आए थे? आपको पता है ना ये बात? तो आपको तो अपने गिरबा में झाँक लीजिए तो खुद दिखाई पड़ जाएगा राजपूत जी। अरे नीरज जी कुछ कहना चाहते हैं? आलोक जी, शांत बैठे, सबकी नीरज बातें जी कुछ सुनना। कहना चाहते हैं, उनको सुनिए। सुरेंद्र जी आपके पास आऊंगी, एक मिनट सतीश जी को पहले बोलने दें। सतीश जी देखिए कुछ ही वक्त बचा है, 70 से 80 दिन के आसपास का समय बचा है, तो ऐसे में आचार संहिता जब लागू हो जाएगी तो विकास कार्य तो बिल्कुल नहीं हो सकते। तो ये जो आज नए चेहरे लाए जा रहे हैं मंत्रिमंडल में, क्या ये केवल चुनावी अभियान या फिर चुनावी प्रचार के प्रसार के लिए लाए जा रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से जाति समीकरण बचा गया है उसको लेकर किस तरीके से देखते हैं आप इस मंत्रिमंडल विस्तार को? नहीं देखिए, मेरा मानना ये है कि महामारी के काल में देखिए ये एंटी इनकम्बेंसी वैक्सीनेशन है। सरकार के मंत्रालय के अंदर परिवर्तन कीजिए, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता में इन मंत्रियों का कुछ नहीं होने वाला। अगले 1-1.5 महीने में उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं चुनाव की डेट घोषित हो जाएगी। ये सिर्फ दिखावा है और अभी भी समय है आलोक जी, अभी भी समय है। उत्तर प्रदेश की जनता जिस तरह से त्राही मचाई है, रोजगार आपने दिया नहीं, सड़क की जो आपने बात की थी, योगी जी का मामला है। जिस दिन योगी जी ने शपथ ग्रहण लिया था उस दिन कहा था कि 25 दिन में उत्तर प्रदेश की सड़कों के ऊपर गड्ढा नहीं रहेगा। आज 4.5 साल में उत्तर प्रदेश की जो सड़क है वो गड्ढों के अंदर है। तमाम गड्ढा जानकारी लेकर के आई है कितने गड्ढे आपको बहन मायावती जी ने अपने सरकार में बनाए थे। आपको बता देते हैं कितने मूर्तियों में खरीद घोटाले किए थे। NRSM के अंदर आपने तमाम सीएमओ की हत्या हो गई थी आपके यहाँ, तमाम मंत्री आपके जेल गए थे। आज भी आपके तमाम मंत्री जेल के अंदर है, आपको याद है ना? आप भूल गए शायद। कार्यक्रम के माध्यम से सलाह देना चाहता हूँ। 97,000 नौकरियां आपने दी है अपने कार्यकाल में, मात्र 97,000 नौकरियां दी है बहुजन समाज पार्टी ने। अपने 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दी है, वही समाजवादी पार्टी भी 2 लाख नौकरियां दे पाई थी। इसलिए आप बताइए आपको हमने क्या किया? तमाम नाकामियां जो है जनता ने देखी है ना। जी सुरेंद्र जी कुछ कह रहे हैं, नीरज फिर आपके पास आती हूँ। सुरेंद्र जी, मैं बहुत छोटी सी बात कह रहा हूँ कि पता नहीं मेरी समझ में नहीं आता भारतीय जनता पार्टी कितने विद्वान प्रवक्ता हैं आलोक जी। आज क्या हो गया है, या तो इनको MLC नहीं बनाया जा रहा, मंत्री नहीं बनाया जा रहा। हम तो चाहते थे बन जाते, हर एक के बीच में बोल रहे हैं। नीरज भाई को बोलने दीजिए। आपकी आवाज चली गई। जी नीरज आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए शिवानी, 7 मंत्रियों के बदलने से कोई सरकार वापसी या सरकार हट जाएगी ऐसा नहीं होता इतने बड़े राज्य में। तो इसका बहुत असर कितना होगा, बहुत छोटे पैमाने पे असर होगा। देखिए इस मंत्रिमंडल विस्तार का एक मकसद सिर्फ है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि आप चुनाव से पहले सामाजिक आधार को, सामाजिक जो आधार है उत्तर प्रदेश में, उसको एक संदेश देने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक सवाल आलोक जी से भी है और मैंने सुरेंद्र जी से भी किया था थोड़ी देर पहले जब उन्होंने यूपी का उदाहरण दिया था तो पंजाब फॉर्मूले की भी बात की थी। ये बिल्कुल कांग्रेस को झांकने की जरूरत है कि आपके नेता क्यों दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। लेकिन बाबुल सुप्रियो, पश्चिम बंगाल में चुनाव अभी खत्म हुआ, बाबुल सुप्रियो ने आपका दामन छोड़ के TMC का दामन थामा। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी को भी वहां सोचने की जरूरत है जहां वो कमजोर है। देखिए नीरज जी, मेरा साफ कहना है भारतीय जनता पार्टी एक करोड़ों सबसे बड़ा, विश्व में सबसे बड़ा जो है दल है और उसके सबसे ज्यादा सदस्य हैं विश्व भर में। सीधी सी बात यह है कि जरूर हमारे यहाँ भी कुछ जो है कुछ लोग चले गए छोड़ करके, लेकिन हमारे नेतृत्व के प्रति सारा भरोसा है। सभी दलों के नेता भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं और यहाँ तक कि कांग्रेस का तो नेताओं से उनका जो है विश्वास उठ चुका है। राहुल गांधी अपना नेतृत्व का हो चुके हैं, विश्वास हो चुके हैं। उनके जो नया दल था, जो उनके नए सारे छत्रप थे, वो सब छोड़ के जा रहे हैं। आखिर क्या कारण है इसका राहुल गांधी जी को जवाब देना चाहिए और सुरेंद्र भाई को, मुझे बहुत विद्वान प्रवक्ता है, उन्हें बताना चाहिए कि राहुल गांधी जी का नेतृत्व क्यों फेल हो गया है। आप अपना जवाब दे दें सुरेंद्र जी। मैं बड़ी छोटी सी बात कहता हूं, बस उम्मीद करूंगा कि आलोक भाई बीच में नहीं बोलेंगे।
मेरा बड़ा स्पष्ट है कि चुनाव के समय में नेता आएंगे भी जाएंगे भी। नीरज भाई ने जो पंजाब का क्वेश्चन किया, नीरज भाई मैं आपसे सुन नहीं पाया था क्योंकि मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन जो मुझे समझ में मुझे जाना होगा, मेरा दूसरी डिबेट है, क्षमा कीजिएगा। मैं आपको आलोक जी भी बता दूं और शिवानी आपको भी बता देता हूं, मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि हम लोगों के हमारे बुजुर्ग हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, हमें उम्मीद है जी वक्त खत्म हो गया है, लेकिन आप सभी का डिबेट का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि किसका आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद 2022 में किसके ऊपर होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े उनका बहुत शुक्रिया, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।